नमस्कार, मेरा नाम मंटू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएलएस एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो भी प्रश्न है वह आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, आप बोर्ड एग्जाम में 90% 95% ला सके, तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयारी कराई जा रही है। और अभी तक हमारा ऐप नहीं आप डाउनलोड किए हैं, जिसमें आपको ये जितने भी प्रश्न दिखाई दे रहा है यह आपको नोट्स के रूप में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जा करके उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पे सभी की सभी आपको वहां पे नोट्स पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट है आपको दे दी जाएगी। वहां पे मॉडल पेपर वगैरह सब चीज मिलेगी। लेकिन अगर वहां पे कोई मटेरियल अपलोड नहीं होगा तो आपको परेशान नहीं होनी है। दिन रात वहां पे मेहनत किया जा रहा है, बहुत जल्दी आपको वहां पे कंप्लीट मिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जाइए अभी डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर से या प्ले स्टोर पे जाकर के डीएलएस एजुकेशन मंटू सर सर्च कर सकते हैं, आपको ऐप मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का क्या स्वरूप है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, क्योंकि अगर आप समझ जाते हैं तो आप इसे आसानी से जो है आप लिख दीजिएगा। और वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो आपको हम जो है एक ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को याद करने में, उसका उत्तर याद करने में काफ़ी परेशानी होती है, याद नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं, जो कि वीडियो के अंतिम में बताएंगे। सो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाली है आज की क्लास में। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो आइए समझते हैं कि अंबेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप जो है वह क्या है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। बहुत ही बढ़िया, अंबेडकर जी हैं, उन्होंने क्या मानते हैं, किसे विडंबना मानते हैं, तो जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि जाति प्रथा हो, और यह सही भी बात है। जाति प्रथा अगर रहती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए, सब कोई एक समान है, सब कोई, किसी के खून में जो है वह बदलाव नहीं है, हर कोई एक समान है। तो फिर जाति प्रथा कैसी है ना, सब कोई एक ही जाति के हैं। और आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के मन में तो कोई भी जाति नहीं ही होनी चाहिए, तो ही बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में हैं। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। ये बहुत बढ़िया है। देखिए, जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा के अनुसार ही श्रमिक होती है। श्रमिक का मतलब क्या होता है, मेहनत मजदूरी करने वाले, उनका भी बंटवारा हो जाता है इनके अनुसार, जाति के अनुसार। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अगर आप छोटे जाति के हैं तो आप क्या करेंगे, आप छोटे मोटे ही काम करेंगे, आप मजदूरी ही करेंगे, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। ये जो है भ्रम पैदा बनी हुई थी, लेकिन आज ये कुछ हद तक देखा जा रहा है कि आज ये खत्म हो चुकी है, बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। और आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए। और आज से आप संकल्प भी ले लीजिए कि आपके अंदर जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति है सबको एक समान है, सबको एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। तो यही अंबेडकर जी भी कहा करते थे। चलिए, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और आगे इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी मटेरियल अपलोड नहीं होगी वो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए, आपको पहले हम बता दें कि कई जगह जो आप देख पा रहे हैं केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बताया जा रहा है, और आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि आप सब्जेक्टिव पढ़िए। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो उसमें विचार विमर्श कीजिएगा। ठीक है, सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगी।
यहाँ पे अब जब आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगा। तो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। एक तो विचार विमर्श करने की, किसी से वार्तालाप करने की जो भावना उत्पन्न होगी कि किसी से हम कैसे बातें करेंगे, है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव केवल याद कर लेते हैं ए का बी, बी का सी, तो इससे कुछ फायदा होने वाला आपको नहीं है। वैसे आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन क्या अच्छे नंबर ला लेना ही बहुत अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं होती है बाबू, ये बात आप याद करके रखिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फिलहाल, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन, दोस्तों में यार जल्दी से फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उन्हें कॉल करके बताइए कि समय नज़दीक है, वह ऐसा मिस करेंगे, इस चैनल को नहीं देखेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार, जो लेखक है, लेखक के अनुसार कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जल्दी नीचे कमेंट करके हमें बताइए। देखिए एक प्रश्न तो आपको याद हो जाएगा ना इससे। चलिए इसी तरह आपको कहते हैं कि अगर आप सब्जेक्टिव याद कीजिएगा तो सभी चीजों का क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? जो आदर्श समाज है उसमें किस प्रकार की गतिशीलता जो है हमारी होनी चाहिए? तो आइए आपको समझाते हैं किस प्रकार से होनी चाहिए। देखिए लेखक के अनुसार की हम बात करते हैं तो कह रहा है कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, ठीक है, वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भागी होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना मतलब रहना चाहिए। ये बात लेखक के अनुसार है और बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपकी परीक्षा में आता है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों को यह जो है चैप्टर थोड़ा कठिन लगेगा, कठिन चैप्टर है ही, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद से आपको जो भी चैप्टर मिलेगा बहुत ही आसान चैप्टर है। आप देखे हैं या पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़ और ऑब्जेक्टिव भी आपको उपलब्ध है, ऐप पे भी अपलोड है और वीडियो भी बन चुकी है, तो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी टेस्ट भी होने वाली है, ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है और आपको लाइव भी हम आकर के टेस्ट लेते हैं, कितनी अच्छी बात है। चलिए तो आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ तक आपने समझ गए। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा, जो जाति प्रथा है वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जो जाति प्रथा है वह हम लोगों का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, वह क्यों नहीं है, ये आपको बता देनी है। तो देखिए आप क्या लिखिएगा, आपको यही लिखना होगा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अब आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है कि जाति जो प्रथा है वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, क्योंकि रुचि है, रुचि के आधार मतलब रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो जाति प्रथा है वह सामाजिक विभाजन नहीं है। आप इतना स्वाभाविक विभाजन नहीं है, आप इतना आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना छोटा में क्या हमको पूरे अंक मिलेंगे? हाँ बाबू, आपको पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम यही कहता है, एग्जाम जो परीक्षा आप देते हैं उसमें बस यही आपको कहा जाता है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो छोटा ही लिखे, अच्छे लिखे, जो भी चीज़ है एक ही बार में उसे ले दें। और ये आपको ज़्यादा नंबर का नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं और आपको दीर्घ उत्तरीय ही बताने वाले हैं। ये सभी छोटा छोटा क्या चीज है, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी है। इस चैप्टर से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में बनते हैं हम आपको बता देने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे ये बताया जा रहा है कि बाबा साहब, यानी कि चौथे नंबर प्रश्न, कि बाबा साहब पूरे के पूरे इस चैप्टर में आपको क्लियर कर देंगे। प्रश्न कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, बाबा साहब किसके अनुसार? भीमराव अम्बेडकर के अनुसार या भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श जो समाज होगा वह कैसा होगा? तो देखिए बाबू, आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। ठीक है, किस पे होगा? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा। अगर आप ये सभी चाहते हैं, जो हमको टाइपिंग जो किए हुए हैं ये देख रहे हैं, तो जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को सब्जेक्टिव में मिल जाएगा, लेकिन आपको अभी पूरे की पूरे वहाँ पे अपलोड नहीं की गई है। ठीक है, उसको जल्द काम किया जा रहा है, जल्द टाइपिंग किया जा रहा है, दिन रात उस पर काम किया जा रहा है। परेशान नहीं होनी है, सभी चैप्टर का एक एक करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है, ये जानना काफी महत्वपूर्ण है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। जो श्रम हमारी विभाजन है वो कैसे समाज की आवश्यकता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो आइए आपको समझाते हैं। देखिए, श्रम जो विभाजन है वह आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। किस समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। ये आप ध्यान में रखिएगा जब भी आपसे ये पूछा जाए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताइएगा? सभ्य समाज की, ठीक है, और पूछा भी जाता है, ध्यान में इसे रखिएगा। ओके, चलिए, छोटा सा प्रश्न था। आगे बात करते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 5 नंबर में भी आपको पूछा जा सकता है। ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है कि सच्चे, यहाँ पे सच्चो हो गया है, सच्चे पढ़ लीजिएगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? बहुत ही बढ़िया और मजेदार शानदार प्रश्न है, ठीक है। आइए आपको समझाते हैं, लेकिन उसके पहले बार बार आपसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर जरूर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से समझने का आप प्रयास कीजिए कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबको सहभागिता होगी और सभी एक दूसरे इसकी रक्षा को तत्पर रखेंगे। उनका ख्याल था कि दूध पानी के मेल की भांति जो है, जिस प्रकार दूध और पानी देखते हैं कि दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं तो एक स्वरूप का हो जाता है, ये आपको पता है। तो उस तरह से ये कह रहे हैं कौन? तो अंबेडकर जी कि दूध पानी के मेल की भांति भाईचारा की सच्चा लोकतंत्र है। जो देखिए सच्चा लोकतंत्र होनी चाहिए वो एकदम दूध और पानी की तरह होने चाहिए, एकदम मतलब उसमें अलग नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा लोकतंत्र होनी चाहिए। लेकिन आजकल की कैसी लोकतंत्र है ये आपको खुद ब खुद पता चल रही है। चलिए, उसकी बात अलग है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। दरअसल देखिए बात ऐसी है कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है, सामूहिक दिनचर्या और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, ठीक है। ये आप समझ करके रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बस इतना ही क्या कर देना है, लिख देना है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? आसानी से, लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, आपको भी उसका हम ट्रिक बता दे रहे हैं कि आप हूबहू जैसे हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो टाइपिंग हम किए हुए हैं या करवाए हुए हैं, वैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। एक भी यहाँ पे जो है अक्षर इधर उधर आप नहीं लिखिएगा, वैसे आपको हम प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। उस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगी आपको पढ़ने में भी, और आपके नंबर भी बहुत लाजवाब आएगी। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, मज़ा आ रहा होगा। चलिए, ये बढ़िया और बड़ा सा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, और बड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये नहीं है कि बड़ा प्रश्न है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हिंदी में जो है ना वह सारांश पूछा जाता है, सारांश के माध्यम से कुछ दे दिया जाता है लाइन, और लाइन के आधार से उसको पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा का यदि श्रम विभाजन लिया जाए, यदि कह रहा है कि जाति प्रथा को यदि, देखिए यहाँ पे गलती हो चुका है, को होगा, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। आपको हमने आपको पहले बताया, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक प्रश्न भी था। कह रहा है आगे कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव कर सके। इस गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिख दीजिए। ये जो है, जो लाइन आपको दिख रही है, ये आपको बुक से ली गई है, और बुक में ये लाइन कही गई है। ये जो लाइन आपने देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये लाइन आपकी कहाँ कही गई है? बुक में कही गई है। और इसका कहने का मतलब ये है कि इससे आप क्या समझते हैं। भावार्थ कहने का मतलब यही होता है, भावार्थ कहे या सारांश कहे कि सारांश लिख दीजिए, भावार्थ लिख दीजिए, कहने का मतलब उसका यही होता है कि आप इसके लाइन को कैसे आप अनुभव करते हैं, आप क्या कहेंगे। ये लाइन लिखा गया है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, बस आपको वही मतलब लिख देनी होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने मन से लिखिएगा, सोच समझ करके। वैसे हम आपको हिंट्स दे देते हैं कि कैसे आप इसे लिख सकते हैं, क्या इसका उत्तर होगा। लगभग में थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं, लेकिन इसे आप बढ़ा चढ़ा करके लिखिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। वैसे आप इतना भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी सारांश का लिखना होगा, यानी कि भावार्थ लिखना होगा। तो सबसे आपको क्या शब्द लिखना होगा? पहले तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पे किसी दूसरे चैप्टर का होगा तो उस चैप्टर का नाम होना चाहिए, ध्यान देंगे। इस तरह आपको लिखना है, डिजाइन करना है आपके पेपर में।
ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम लेने का माध्यम ये नहीं होता है कि आप कितने अच्छे नंबर ला पाते हैं। एग्जाम लेने का मतलब कि मकसद क्या होता है, मकसद समझेंगे, मकसद यही होता है कि आपके पास अनुभव कितना है, आप क्या कर सकते हैं, आपका दिमाग जो है वह कितनी विकसित हुई है, ये इस चीज पे निर्णय करता है। इसलिए बोला जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ऐसा लिख करके आता है, आप देखे होंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि वह चेक करता है, टीचर या कोई भी जो टीचर है वो चेक करते हैं कि आपकी दिमाग जो है वह कितनी लेवल तक पहुंची है, आप कितना सोचते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। और हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है जिसमें आपके मन के भावों को जाना जाता है कि आपके मन के भाव क्या है। और ऐसे ही सब्जेक्ट आपकी होती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपके बारे में आप जानते होंगे। इस तरह की सब्जेक्टें होती हैं, तो आप इसे समझेंगे। चलिए, तो आपको क्या लिखना है, ये चीज़ आप जान गए। सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश श्रम विभाजन और जाति प्रथा से के पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगर दूसरे चैप्टर का होगा तो दूसरे चैप्टर का जो लेखक होंगे उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर दूसरे चीज का सारांश लिखना होगा तो आगे लिखना है कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन बुरा नहीं है। देखिए, जाति के आधार पे जो है वह श्रम विभाजन बुरा नहीं है, क्योंकि आप जब जाति के आधार पे बंटवारा कर देंगे, आप कहते हैं कि ये छोटे जाति के लोग हैं तो छोटे जाति का काम करेंगे, मतलब कि छोटा काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, ठीक है, और बड़े जाति के हैं तो मजदूरी नहीं करेंगे। ये यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक मतलब ये बुरा नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं इसे, आप कह सकते हैं ये बात है। आगे कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जातिवाद का सीमांक नहीं है, लेकिन जो ध्यान समझेंगे, लेकिन जो श्रम विभाजन है वह जाति प्रथा का सीमांक नहीं है। सिर्फ श्रमिकों का बंटवारा जाति के आधार पर कर देना गलत बात है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बात कही गई है। यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ श्रमिकों के बंटवारा जाति के आधार पर कर देना ये गलत बात है। मान लीजिए कोई भी आपसे कहे कि आप छोटे जाति के लोग हैं, मतलब आप बड़े लोग नहीं हैं, बड़े जाति के लोग नहीं हैं, तो अगर आप बड़े जाति के लोग नहीं हैं तो आपको बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाएगा। आप डीएम कलेक्टर, ये सभी जो डीएम कलेक्टर तो एक ही होता है, ये बड़े बड़े जो पद होते हैं, ये आपको क्या होगा कि इस पद पे आपको नियुक्ति नहीं की जाएगी। आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा आप कोई भी नहीं बन सकते, क्योंकि आप छोटे जाति के लोग हैं। तो ये बहुत बुरा लगेगा आपको भी, मतलब ऐसा शब्द कहा जाता है किसी को भी, अगर छोटे जाति के लोग हैं तो आप मेहनत मजदूरी ही करेंगे, किसी के खेत में जा करके कुदाल चलाएंगे, ऐसा अगर कार्य बोला जाता है, या कुछ भी काम करेंगे उसका जो है वह कार्य करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है ना। बस यही चीज़ अम्बेडकर जी समझाना चाहते हैं कि जाति के आधार पे श्रमिकों का बंटवारा कर देना ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। वो ये चीज़ समझाया करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं कि ऐसा किसी समाज में नहीं होता। देखिए, और ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए कभी भी। ओके, तो ये चीज़ थी। अब आपने जाना, अब इसके अनुसार इसको अबे लंबा चौड़ा लिखना है तो आपका दिमाग कहाँ तक जाता है, हमने तो मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब आपका दिमाग कहाँ तक जाता है आप इसमें ऐड कर दीजिए, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप हमें कमेंट में ही बता दीजिए कि आज का उत्तर कैसा होगा। आप इसे लिख करके संचित में, ठीक है, सोच समझ करके नीचे कमेंट करिए इसका उत्तर पूरे एकदम लंबे चौड़े में। हम उसके पढ़ करके अगर अच्छा होगा तो लाइक कर देंगे, ठीक है, ये काम हम जरूर कर देंगे। तो जाइए और कीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न आप एक बार और देख लीजिएगा, और आपको जो समझाए हैं उसके आधार पे जो वीडियो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, पीछे करके आप देख करके एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं यह वीडियो देखिए, लेकिन अच्छे से तैयारी कीजिए। बस मेरा मकसद यही है कि आप बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ऐसे पढ़ें कि कभी भी हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, और कोई आपसे अगर बर्ताव करता है तो आप उससे ऐसा बर्ताव करें कि आपसे वह मुंह फेर ले, मुंह मोड़ ले, वह कहे कि हाँ आप धन्य हैं, आप जो बताए वही सही है। और ये चीज़ नहीं है कि आप गलत उन्हें बताना शुरू कर दें। जो भी बताइएगा वह सही बताइएगा, अच्छा बताइएगा, ताकि उनको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और एक चीज़, बर्ताव करते वक्त झगड़ा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बर्ताव जितनी होती है बहुत ही अच्छी बात होती है, बर्ताव करते रहिए। हम तो ये कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में भी आप बर्ताव करते रहिए, जो भी कहता है हम कमेंट बॉक्स पढ़ते रहते हैं। तो आप लोग तो बस मौज मस्ती में लगे हुए हैं फिलहाल। चलिए ये बात करते हैं, हम लोग लगे भी रहिए, उस चीज़ में भी लगना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर दिमाग फ्रेश नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। हम तो सब कहते हैं कि सब चीज़ कीजिए, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी सब चीज़ करते रहेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई, ठीक है।
चलिए तो कमेंट कीजिए। अच्छा हमें भी कमेंट करके बताइए कि हमारा जो वीडियो आता है, कोई भी वीडियो आता है, कैसा लगता है। थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आप अपने से पोस्ट बनाइए, पोस्ट बना करके आप शेयर कीजिए बच्चों को, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा एक छोटा सा मेरा आप अगर काम कर देते हैं, अगर आपको अच्छे से, अगर आपसे तो कुछ लिया नहीं जा रहा है, ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा अगर काम कर देते तो अच्छी बात है, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर हमारा पोस्ट बन के। कई बच्चों को हम देखते हैं कि हमारा जो डीएलएस एजुकेशन का जो लोगो है वो व्हाट्सएप पे लगा लेते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है ना। बहुत बच्चे हैं ऐसे, हमारे पास है बहुत बच्चे हैं जो कि डीएलएस एजुकेशन का ये लगा लेते हैं, लोगो लगा लेते हैं, बहुत सारा चीज़ कमेंट करते हैं। उन्हें कोई बच्चा अगर समझ नहीं पाता तो उनको हमारे बारे में वो बताते हैं, तो हमें बहुत अच्छी लगती है ये चीज़, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न है वो 3 तरीके से पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, और 3 तरीके से जब पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान देना है कि कैसा पूछा जाएगा और किसका प्रश्न क्या होगा। क्योंकि एग्जाम में यही होता है कि अक्सर क्या किया जाता है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ दिया जाता है, ताकि बच्चों का दिमाग, अभी वो आपको बोले ना कि परीक्षा का लेने का माध्यम बस यही होता है कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, बस आपके दिमाग को चेक किया जाता है, ये नहीं किया जाता। देखिए मकसद यही होता है, परीक्षा लेने का मकसद ये होता है, आपका परीक्षा लिया जा रहा है, परीक्षा, ठीक है, आपकी परीक्षा। कहने से ही पता चल रहा है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो आपकी परीक्षा जो ली जा रही है बाबू, तो वह इस चीज़ के लिए लेकर ली जा रही है कि आप कितने में हैं, आप क्या अनुभव करते हैं, इस चीज़ के लिए आपको की जाती है, ठीक है। चलिए तो ये 3 तरह से पूछी जाती है। पहला क्या पूछी जाती है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि जाति के कुछ विरुद्ध अंबेडकर की प्रमुख आपत्तियां क्या है। देखिए एक प्रश्न आपको ये इस तरह से पूछा जाता है, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, या आपसे पूछ दिया जाएगा कि जाति के आधार पर आम विभाजन अस्वाभाविक है कैसे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि जाति भारतीय समाज में, यहाँ पे भी होगा, आम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग करते वक्त, ये हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी करना होता है, सब चीज़ चेक करते हैं कि भी हमसे भी छूट जाता है, तो उसे हम देख करके फिर से सुधार देंगे, ठीक है, ऐप में सुधार देंगे इसको। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके आंसर में मतलब इस तरह का अगर प्रश्न कोई भी आता है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए, और ऐप में है, आपको कहीं भी बैठे रहिएगा, देखिए कहीं पे भी बैठे रहिएगा, ऐप को ओपन कीजिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, याद करना शुरू कर दीजिएगा, इसलिए अच्छे आपको बनाए हैं, ठीक है। और ऐप के बारे में भी आप बता दीजिएगा, हमें ऐप कैसा लगता है, रिव्यू किया जाता है ना, आपका रिव्यू जो कमेंट किया जाता है ऐप पे, फिर से जा करके प्ले स्टोर पे और ऐप हमारा सर्च कीजिएगा, उसके अंदर स्टार दिया जाता है ना, रेटिंग, उसमें आपको रेटिंग दे दीजिएगा, पूरे के पूरे रेटिंग दे दीजिएगा। आपको 5 स्टार देने के लिए आता है, 5 स्टार मन करे 5 स्टार, जैसा भी आपको मतलब लगा होगा कि ऐप बहुत बढ़िया है हम सभी के लिए, तो अगर 5 स्टार देना है तो 5 स्टार दे दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, इस चीज़ के लिए। चलिए तो ये बात करते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू। तो देखिए बोल रहा है कि जातिवाद के पक्ष में श्रम विभाजन के आवरण में जो तर्क दिए जाते हैं उसके संबंध में भीमराव अंबेडकर की आपत्ति यह है कि जातिवाद के अंतर्गत श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है, तो यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। देखिए ये मनुष्य की क्या नहीं है, ये रुचि पर आधारित नहीं है। थोड़ी सी ये कठिन चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ी कठिन है, तो थोड़े अच्छे से समझना होगा, 1-2 बार वीडियो देखना होगा। चलिए कह रहा है रुचि पर आधारित नहीं है, जाति प्रथा में मनुष्य के परीक्षण या क्षमता पर विचार किए बिना गर्भधारण के साथ बच्चों के जन्म लेते हो माता पिता के पेशे के अनुसार उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इससे मनुष्य एक पेशे से आजीवन बंध जाता है, भले ही उससे उसकी रोजी रोटी चले या कि न चले। बहुत अच्छी बात कही गई है, आइए आपको समझा देते हैं। देखिए कह रहा है यही चीज़ कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसको तो ये पता नहीं होता है कि हम किस जाति में जा रहे हैं, हम कहाँ पे जन्म ले रहे हैं। लेकिन जब वो जन्म लेता है, अगर वह किसी गरीब फैमिली में, गरीब परिवार में जब वो जन्म ले लेता है, तो उसको यही बोला जाता है कि बाबू तुम्हारा रोजी रोजगार यही है, भले ही उसका परिवार लंबा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको करना वही है। जैसे कोई भी है, जैसे कोई मजदूर है, अगर मजदूर के घर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको क्या बोला जाता है, बाबू आपको मजदूरी ही करना है। जो बच्चा बड़ा होता है, 10 साल 15 साल का होता है, अगर उसके पिताजी किसान हैं तो अपने साथ खेत में उसको ले करके जाते हैं। वो बच्चा वहीं से अपना भविष्य तय करना शुरू कर देता है। जो बच्चा वहीं पे उनकी तय होती है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर बच्चा छोटे परिवार में जन्म ले लिया तो उसका क्या कसूर है? छोटे परिवार में अगर वो जन्म ले लिया है तो उसमें तो उसकी क्या कसूर है?
अगर उसकी अच्छे से, लेकिन क्या करें, समाज ऐसा है, जातिवाद के लिए इतनी ज़्यादा मतलब कि ये हुई थी, सब कोई लड़ाई झगड़ा सब कोई हुआ था, हर जगह विरोध हुआ था, और अच्छी थी ये विरोध होना, ठीक है। अगर आप ही सोचिए, अगर आप बड़े घर के होंगे तो आप ये सोचिए, अगर आपका जन्म किसी किसी मजदूर के घर हो गया हो और आपको बोला जाए नहीं आपको यही मजदूरी करना है, ये काम आपको नहीं करना है, ये किसी बड़े लोगों की है, तो कितनी गलत बात है। हम जब ये सुनते हैं कि हम लोगों से मतलब कि कुछ दिन पहले जब हम लोग जब जन्म लिए थे उस समय या कुछ दिन पहले ये बोला जाता था कि जब भी बड़े लोग आते थे, बड़े जाति के लोग आते थे, तो छोटे जाति के लोग अपना कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते थे कि ये बड़े लोग हैं। ये कहाँ का नियम है? उनके शरीर में भी वही खून है जो आपके शरीर में खून है। तो ऐसा क्यों होता था? और यही चीज़ अंबेडकर जी लेकर के आए। कई लोग इसका विरोध किए, विरोध करते करते आज हम लोग जो छोटे जाति के लोग होंगे वह समझ रहे होंगे इस चीज़ को, जो छोटे जाति के लोग होंगे इस चीज़ को वे समझ रहे होंगे कि कैसा होता है उनके अंदर जब उन्हें बोला जाता है कि आपको यह कार्य नहीं करनी है, आप छोटे जाति के लोग हैं, आप छोटे जाति के हैं, आप छोटे छोटे कास्ट हैं, बस आप यही करेंगे, दूसरा आपका करने का अधिकार नहीं है, अधिकार उससे छीन लिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा था। हमने इस चीज़ पे इतना ज़्यादा बोला, अब आप समझ सकते हैं, आप अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न क्या था एक बार और आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बाबू, उम्मीद करते होंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को ये चीज़, क्योंकि कई बच्चों को बहुत कठिन लग रहा होगा ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जाति प्रथा जो है वो थोड़ी सी मतलब कि इसमें ऐसे लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, लेकिन जब आपको हमने समझा दिया है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। हाँ, तो मज़ा आएगा भी। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा लगता है वीडियो बाबू हमें ज़रूर बताइएगा, हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करके पढ़ाई रेगुलर करते हैं, और पढ़ाई ही करना, आपका बेहतर नंबर ही आना हमें बहुत ही बड़ी खुशी होती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर की जितने भी सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं सभी आपको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, बहुत इंटरेस्टिंग ये है क्वेश्चन है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये प्रश्न बोल रहा है कि जाति प्रथा जो है वह भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बना हुआ है। देखिए, इसमें तो आपको हमने पूरी बात अभी बता दी है, अभी आपको जो हमने पहले बताया वह सभी बात आपको हमने बता दिया है कि क्यों बनी हुई है, हर एक बात हमने बताया है। फिर भी इस वीडियो में भी फिर इस क्वेश्चन के आंसर में भी हम बात करेंगे, और आगे आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है दोबारा कि जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत जो है वह क्या चीज़ है ना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये दो तरह का प्रश्न है, मतलब एक ही तरह का प्रश्न है, दो तरीके से पूछा गया है। एक देखिए, प्रश्न एक तरह की तरीका दो, ठीक है, कि घुमा घुमा के पूछा जाता। समझिए, कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा या जीवनाधार जन्म से ही क्या कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। अभी आपको हमने समझाया कि देखिए भारत में बेरोजगारी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हैं कि अदर देश है, जो भी देश है, चीन है, अमेरिका है, बहुत बड़े बड़े देश हैं जो आप देख रहे हैं, वो भारत से कई गुना जो है वह ज़्यादा विकसित पे हैं। ये आप देख रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इसका जो क्या कारण हुई है, और आप ये भी देख रहे हैं कि भारत में जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इस साल जो लॉकडाउन की वजह से तो और ही ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। तो इसीलिए ये समझाया जा रहा है, और यह क्यों हो रही है ये आपको बताया जा रहा है कि देखिए, जो भारत है, ये भारत में ये निर्धारित कर दिया जाता है कि जन्म से पहले ही कि अगर आप छोटे जाति के लोग हैं, अगर आपका जन्म छोटे कास्ट में हुआ है, छोटे जाति में हुआ है, तो आपको यही चीज़ करना है जो पेशा उनके माता पिता करते थे, वही पेशा आपको भी करनी है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे वही चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा या जीवनाधार जन्म से ही निश्चित कर दिया जाता है। जैसे ही जन्म होता है तभी से निश्चित कर दिया जाता है कि माता पिता का जो पेशा है उसी पेशे को उससे अख्तियारन करना है, रुचि अरुचि का प्रश्न ही नहीं उठता है। देखिए, अब ये निर्धारित कर दी जाती है बच्चों के बीच कि उसका जन्म जैसे ही छोटे परिवार में होता है, छोटे कास्ट में होता है, जो लोग छोटे परिवार से होंगे वह समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि जैसे ही उनकी जन्म होती है उन्हें निर्धारित कर दिया जाता है कि आपके अगर माता पिता ये कार्य करते हैं तो आपको यही चीज़ करनी होगी।
आप इसी पेशे से जुड़ेंगे और यही चीज जो है आप करेंगे। आगे बताया जा रहा है कि देखिए, और इसमें यह भी चीज बताया गया है, भले ही बच्चों की रुचि हो या नहीं हो, मतलब उसका अंदर से दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस कार्य को करने के, लेकिन मजबूरन उसको बोला जाता है कि अगर आप इस कास्ट के हैं, जिस भी कास्ट में, बहुत से कास्ट है जिसमें ये काम उसके लिए निर्धारित होता है कि आप इस कास्ट के हैं तो आप यही काम करेंगे, मतलब आप इस जाति के हैं तो आप वही जाति में काम करेंगे। ठीक है, अगर आप बनिया हैं यानी कि मदेशिया हैं तो आप लोग दुकान खोल करके बैठिएगा और बेचिएगा। अगर आप मछुआरे हैं तो मछली ही पालिएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि कई जगह ऐसा आप देखे होंगे कि हाँ, जिस जाति के हैं वही जाति का अगर काम उसके माता पिता कर रहे हैं तो वही करेगा। ठीक है, ये पहले होता था और अब भी कई तरह से होता ही है, आप देख पा रहे हैं। तो इसी चीज को हटाने का प्रयास करते, तो ये प्रश्न कह रहा था उसको आप हम समझाने का प्रयास करें आपको। देखिए आगे बताया जा रहा है कि भले उसकी रुचि हो या उसकी रुचि न हो, आगे बताया जा रहा है क्या कि और भले ही पेशा के अनुरूप युक्त होने के चलते उसे भूखों मरना क्यों ना पड़े। देखिए बहुत अच्छी बात की गई है कि भले ही उसको निर्धारित तो कर दिया गया, लेकिन अगर उससे वो चीज़ नहीं आती है, चाहे उसमें उतना लाभ नहीं होता है, उसका परिवार ज़्यादा हो जाता है, तो वह क्या होता है, उसका घर यापन नहीं जीवन यापन उसका नहीं चल पाता, उनके बच्चों का, उनके जो भी परिवार है उनका यदि जीवन यापन नहीं चल पाता है, इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपको करना वही है, ये चीज कहा जाता था। चलिए आगे बताया जा रहा है कि आज के युग में उद्योगों, धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर बदलाव आता है। ऐसी हालात में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए क्या हुई, आप पढ़े होंगे औद्योगिकरण चैप्टर, उसमें भी आपको बताया गया होगा। फिलहाल थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जितना डिस्कस करेंगे आप लोग को उतना ही बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और पढ़िएगा तभी जा करके कुछ जानिएगा। देखिए ये कहा जा रहा है कि जैसे तकनीकी की विकसित बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर तकनीकी हो रही है, तकनीकी की उत्पत्ति बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक है, इस समय देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का बहुत तेज़ी से है प्रोग्रेस हो रहा है, इसी प्रकार तकनीकी की हो रही है। अगर कोई चीज़ है तो जैसे कि आप ये समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई कुदाल चलाता है, ठीक है, खेत में किसी जाकर के मजदूरी करता है, अगर वहां पे हम लोग ट्रैक्टर से ले जाकर के कार्य करा देते हैं, तो अगर 10 लोग उस खेत को क्या करते, उसको जुताई करते, वह ट्रैक्टर एक दिन में ही वो कर देगा, कुछ ही घंटों में कर देगा, तो वह 10 लोगों का जीवन यापन तो खत्म हो गया। ये चीज हुई, तो इसीलिए ये कहा गया कि आप लोग उस पेशे से है, अगर अगर आप छोटे जाति से हैं तो छोटी जाति से है, फिर भी आप जो है वो दूसरा कार्य कर सकते हैं और सबको करना भी चाहिए। अगर आपके घर वाले कोई भी, अगर आप कहते हैं, गांव वाले या कोई भी कहता है आपके आस पड़ोस कि नहीं आप इस जाति के, आपको यही काम करना है, और आपका मन नहीं करता है, तो आप उसका विरोध जरूर कीजिएगा कि हमारी यह इच्छा नहीं है, हम ये करेंगे। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप अपने भविष्य को एक उज्जवल बना सकते हैं। तो यही प्रश्न था कि जो भारत में है वह बेरोजगारी का जो जाति प्रथा है वह कैसे प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, तो आप समझ चुके होंगे। अब आप इसके आधार पे अब अपने मन से, और याद भी हो गया होगा, ठीक है, वाह क्या बात है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और प्रश्न है, थोड़ी सी और भी इसमें आप उनको लिखना होगा। अन्यथा भूखे मरना पड़ सकती है अगर वो काम नहीं करते हैं, तकनीकी के आधार पे अगर वो बदलाव नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए तकनीकी हो गया, अगर वो ट्रैक्टर आकर के क्या कर दिया, जुताई कर दिया, तो ट्रैक्टर जब 10 लोगों का कार्य एक बार में कर दिया तो क्या होगा, आपका जो होगा वो कार्य तो ठप हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 10 लोग अगर खेत को जुताई करते हैं, एक खेत को अगर ट्रैक्टर से हम कराएं, तकनीकी के आधार पे अगर उसे हम लेकर के जाते हैं, तो एक दिन में या कुछ घंटे में वो कर देता है कार्य, तो फिर आपका कार्य कुछ होगा नहीं होगा, फिर आप तो भूखे मरिएगा ना। यही तो हो सकता है आपके पास चारा, बस यही है कि आप भूखे मरिएगा। इसलिए आगे बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती। जो हिंदू हमारी है, हिंदू धर्म जो है वो यही कहती है कि आप जिस जाति के हैं वही कार्य करेंगे, यह बदलने नहीं देती है, भले ही वह दूसरों में पारंगत हो। इस तरह पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा से देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बस यही कारण है जिसके कारण जाति प्रथा के अनुसार हमारी भारत देश में बेरोजगारी बहुत ही अधिक से बनी हुई है। उसके जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इस जाति के हैं, आप छोटे जाति के हैं, तो आप छोटा ही काम करना होगा, आपको बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं, बड़े लोगों में नहीं उठ बैठ सकते हैं। ये बनी हुई थी, लेकिन आजकल ये सुधर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। चलिए अगला एक और प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया।
या आपसे यही प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर ने आधुनिक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अंतर्गत को किस प्रकार स्पष्ट किया। या आपसे पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश क्या है। बस आपको सारांश लिख देनी है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करनी है। मतलब ये 3 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और आपको अच्छे से जवाब दे देनी है। तो जो भी सारांश आपको बताया गया है अभी के हिसाब से, जब हम आप उसी समय से बोल रहे हैं, लगभग बहुत देर हो गया, उस समय से जो आपको हमने बताया बस वही चीज़ हूबहू लिख देना है। जो भी आपने सुना वही चीज़ आपको लिख देनी है। वैसे आप देख सकते हैं इसमें कितना चीज़ लिखा गया है। लॉन्ग आंसर में है, 5 नंबर में पूछा जाता है, उसका सारांश लिख देना है। यानी कि उस चैप्टर में क्या था, उस चैप्टर में जो जितने बड़े चैप्टर है उस चैप्टर को अपने हिसाब से छोटा करके बना देना है। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको एक लेसन लिख देना है, मतलब एक चैप्टर का नाम चैप्टर लिख देना है। ठीक है, आप एक बुक लिख सकते हैं, बुक का एक चैप्टर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसका भावार्थ लिख दीजिए इस प्रश्न के अनुसार। तो आपको जो भी हमने बताया वो आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम थोड़ी सी इसको पढ़ देते हैं, समझा देते हैं, इसे अभी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है आप ऐप में मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड सो है वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए। और आपको बोले हैं कि आप कैसे याद कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, वो भी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए साथ में। चलिए, तो बताया जा रहा है कि आज के युग में, देखिए पूरे सारांश है ये, सारांश समझिए। कह रहा है कि आज के युग में भी जाति प्रथा की औकालत सबसे बड़ी विडंबना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी नहीं ज़्यादा समझाएंगे क्योंकि हमने आपको पहले समझा दिया है। क्योंकि आपको पढ़ देंगे ना तो ही आपको क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत होता है फिर हमें बता दीजिएगा। चलिए, बोल रहा है कि आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। आपने बताया कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप का कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जिस जाति के हैं उसी जाति में आपको काम करना होगा, वही जाति के लोग हैं। मतलब आप छोटे जाति के अगर होंगे तो छोटे जाति का ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है कि ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन है जो है वह श्रमिक विभाजन कभी नहीं है। जो श्रम विभाजन है, श्रम का जो बंटवारा है वह श्रमिक बंटवारा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है कि श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रम विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन और इसमें ऊंचा नीचा का भेदभाव करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मजन्म पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया बात कही, थोड़ी सी समझा देते हैं। देखिए क्योंकि हमने तो आपको सब चीज़ समझाया है, यही पॉइंट जो है वो नहीं समझाए थे, थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि इसलिए आपको पढ़ रहे थे। पढ़ने से भी क्लियर हो रहा होगा क्योंकि आप देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं। ठीक है, जो लोग लेट से आए होंगे या जो लोग बीच में देख रहे हैं वो पीछे कर लीजिए एक बार। ठीक है, और देखिए आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज़ जो है समझ में आ जाएगा। चलिए बताया जा रहा है कि देखिए जब रुचि किसी चीज़ में नहीं होगी ना, जैसे मान लीजिए कि आपने छोटे परिवार में जन्म लिया और आपका पेशा जो आपको बता दिया गया कि हाँ आप जैसे इस पेशे से हैं और यही काम करेंगे, लेकिन आपकी उसमें रुचि नहीं है, आप वो नहीं करना चाहते, तो आप कैसे कीजिएगा? उससे मन ढिलाई के काम कीजिएगा। मतलब आपको मन नहीं करेगा, ऐसे ज़बरदस्ती करते रहिएगा, अच्छे ढंग से नहीं कीजिएगा। तो अच्छे ढंग से नहीं करिएगा, एक तो आपको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है जो चीज़ करना है आपको, और उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काम जो होगा सही से नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है देश में। ठीक है, एक दिन में काम करना है, 10 दिन में काम कीजिएगा क्योंकि आपको उससे मतलब नहीं है, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जो आपकी दिल करता है, जो आप कहते हैं, जो आपका मन कहता है, आपको वही चीज़ कहना चाहिए। जो आपको दिल कहता है कि आपको ये बनना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको बनना हो टीचर और आप पढ़ रहे हैं क्या चीज़ का, डॉक्टर का पढ़ाई, तो आपको रुचि करेगा उसमें। अगर आपको बनना हो डॉक्टर और आप कर रहे हैं टीचर की पढ़ाई, तो फिर कैसे होगा? अगर आप कर रहे हैं ये डॉक्टर की पढ़ाई और आपको बनना वकील, तो फिर कैसे होगा? तो आपका जो दिल करता है, जो आप सोचते हैं, समझते हैं कि नहीं हमें यही करनी चाहिए, उसी चीज़ को करनी चाहिए। इसमें रुचि आती है, और जब रुचि आती है तो मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी इसमें रुचि है, हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने में देखिए हमने उसी समय से एक भी जगह हमने इसे स्टॉप नहीं किया है, हम लगातार बोल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमें इस चीज़ में रुचि है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ में रुचि नहीं होगी तो आप नहीं बोल पाइएगा। अगर हमारी इस चीज़ में रुचि है तो अब हम इस चीज़ को हम उसी समय से बोल पा रहे हैं। अगर आप बोलने जाइएगा तो 2 मिनट में ही आपका क्या हो जाएगा, थकानपन हो जाएगी, या आपको लगेगा अरे यार इसके बाद से हम क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए अपने थ्रू भी आपको एग्जाम्पल देते हैं कि आप समझिए, जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी
आप वही करेंगे। किसी की दबाव में, किसी की जोर जबरदस्ती में आप वह काम नहीं करेंगे, नहीं तो वह काम सही नहीं हो पाएगा। आपका जो दिल करता है, जो आपका मन करता है, बस आपको वही करनी होगी। आइए आगे बात करते हैं। आगे इसमें बताया जा रहा है कि कहाँ तक हम लोग गए थे बाबू? एक मिनट, पेन ले लें थोड़ा सा। हाँ चलिए, यहाँ बताया जा रहा है जबकि जाति प्रथा, यहाँ पे क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर नहीं होता है, क्योंकि जब जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मता पेशा थोप दिया जाता है, वो जन्म लेता है तभी थोप दिया जाता है कि आपको यही करना है। मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपना काम जो है वह टालू ढंग से करता है, यानी कि काम अच्छे ढंग से नहीं करता है। न कुशलता आती है और न ही श्रेष्ठ उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यवसाय में ऊंचा नीचा जो है वह होता रहता है। अतः जरूरी यह है कि पेशा बदलने का विकल्प, मतलब पेशा बदलने का विकल्प हो। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं होता है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। कह रहा है अंतिम में कि जो जाति प्रथा है वही हमारी भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। जाति प्रथा ही है, क्योंकि जाति से ही निर्भर कर दी जाती है। तो हमने आपको बहुत चीज़ बताया, बहुत ही मज़ा आया होगा। अब आपकी अंतिम में रहता है कि आप इसे इतने बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कैसे याद कीजिएगा। आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसे याद नहीं हो पाता। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपको हम बता रहे हैं उसे आपको 1 से 2 बार बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखना होगा। आपको क्लियर है कि आपको 50% जो है, 50 से 60% जो है वह समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं, आपको एक न्यूज़पेपर लेना है। क्या करना है? एक न्यूज़पेपर लेना है। और न्यूज़पेपर पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि न्यूज़पेपर हमने इसलिए आपको बताया कि वह सस्ता पड़ता है। वैसे आप कहिएगा कि सर न्यूज़पेपर पे अगर हम लिखते हैं तो वह दिखाई नहीं दे पाएगा हमको, तो दिखाई देने से आपको क्या मतलब है? किसी को चेक थोड़ी ना कराना है, वो एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं उस पर, आपको ही समझना है। आपको क्या करना है कि जिस भी प्रश्न को आप याद किए हैं, ध्यान से सुनिए, जिस भी प्रश्न को याद किए हैं उस प्रश्न के उत्तर को आपको उस पर क्या करना है, लिखना है। आपको अच्छे ढंग से लिखना है। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है कि हमारा जो ऐप है, ऐप में ये तो अपलोड है, आप उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आप यहाँ पे भी बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई कार्य कर रहे होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, तो आपको ऐप खोल लेना है। खोल करके आप वहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए कहाँ पे कॉपी और कलम नहीं लिए हुए हैं तो वहाँ पे ऐप खोल लेनी है। ऐप खोल करके आप पढ़ाई वहाँ पे करना शुरू कर देंगे। और कुछ ही देर में आपको वहाँ पे हम टेस्ट लाने वाले हैं, जिसमें आप किसी भी चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट आपका ओपन होगा। आप उसमें क्या कीजिएगा, आसानी से टेस्ट दे दीजिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, और आपको अंतिम में रिजल्ट मिल जाएगा। अगर रिजल्ट कम आता है तो फिर आप पढ़ाई करके, वीडियो देख करके, ऐप से पढ़ाई करके फिर जाइएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा और फिर आपका रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो लेक्चर है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितने भी प्रश्न आपको हमने बता दिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बताइए जल्दी से अपने दोस्तों को कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई जा रही है, क्योंकि अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, समय बहुत ही कम है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलते हैं आपको अगले रोज, अगले दिन, ठीक है। अभी आपके लिए यहीं पे हम इस वीडियो को रोकते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी वीडियो हम अपलोड किए हैं वो सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए।